Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। क्वेश्चन इज aneurysm affects which layer of the artery? आर्टरी की किस लेयर को एन्यूरिज्म कंडीशन सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया या इन सभी को प्रभावित करती है? आर्टरीज के बारे में आप सभी जानते हैं, ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में कैरी करती हैं, सर्कुलेट करती हैं। जबकि वेन्स की बात की जाए तो ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती हैं। जो भी आर्टरी होती है उसका फॉर्मेशन 3 लेयर से मिलकर होता है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम ट्यूनिका इंटीमा के नाम से जानते हैं और जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो मिडिल लेयर होती है और ये मोस्ट मस्कुलर होती है, यानी सबसे ज़्यादा मसल्स इसी में पाए जाते हैं। और सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया के नाम से जानते हैं। अब आपको बताना है कि एन्यूरिज्म कंडीशन होने पर इन तीनों में से कौन सी लेयर सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर नहीं है। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। आर्टरीज की जो मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया, इस लेयर का एन्यूरिज्म कंडीशन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित होना देखा जाता है। एन्यूरिज्म कंडीशन सिंपली कहें तो वह कंडीशन होती है जिसमें आर्टरी किसी एक जगह पर कमजोर है और लगातार वहां पर ब्लड के दबाव के कारण आर्टरी की बैलूनिंग हो जाती है, गुब्बारे की तरह ये फूल जाती है। इस कंडीशन को हम एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। इस चीज को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, आर्टरी है। अब किसी कारण से आर्टरी का यहाँ वाला हिस्सा वीक था, ये वाला हिस्सा, ये जो येलो कलर से आप डॉट देख रहे हैं, ये हिस्सा मान लीजिए कमजोर था और लगातार ब्लड के इस हिस्से पर दबाव डालने के कारण कुछ दिन बाद इस वाले हिस्से के अंदर इस प्रकार से आर्टरी की बैलूनिंग हो जाएगी। यहाँ पर ये गुब्बारे की तरह फूल जाएगी और गुब्बारे की तरह बैलूनिंग ऑफ आर्टरी होना, ये कंडीशन ही एन्यूरिज्म के नाम से जानी जाती है। और अगर इस कंडीशन का प्रॉपर सर्जिकल मैनेजमेंट ना किया जाए तो लगातार प्रेशर पड़ने के बाद एक समय तक ये स्ट्रेच होगी और उसके बाद ये यहाँ से ब्रस्ट हो सकती है, फट सकती है और इसके ब्रस्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होगी जिसके कारण क्लाइंट की डेथ तक हो सकती है।
एन्यूरिज्म कंडीशन शरीर के किसी भी हिस्से में पाई जाने वाली आर्टरी के अंदर हो सकती है, जैसे कि एब्डोमिनल आर्टरी के अंदर हुई तो इसे आप एब्डोमिनल एन्यूरिज्म कह सकते हैं, एरोटा के अंदर हुई तो एरोटिक एन्यूरिज्म कह सकते हैं, ब्रेन के अंदर हुई तो सेरेब्रल एन्यूरिज्म कह सकते हैं। जैसी लोकेशन होगी वैसे इसका नाम होगा और उतनी ही ज़्यादा लोकेशन के अनुसार इसकी सीवियरिटी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Isoniazid has been prescribed for a family member exposed to tuberculosis. The nurse is aware that the length of time that the medication will be taken is. मान लीजिए एक परिवार में किसी व्यक्ति को टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। अब इस पेशेंट के संपर्क में आने वाले दूसरे फैमिली मेंबर को भी ये टीबी डिजीज ना हो जाए, इसके लिए उसे आइसोनियाजिड प्रोफाइलैक्टिकली दी जाती है और आपको ये बताना है कि इस आइसोनियासिड को कितने समय तक प्रोफाइलैक्टिकली इस पेशेंट को लेना चाहिए। 6 मंथ्स तक, 3 मंथ्स तक, 18 मंथ्स तक, 24 मंथ्स तक। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के पेशेंट से एक्सपोजर मिलने पर हेल्दी पर्सन को कितने समय तक प्रिकॉशन डोज आइसोनियाजिड दी जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग राजस्थान CHO एग्जाम। The right answer is option A, 6 months. ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के लिए एक्सपोजर होने पर आइसोनियाजिड को 6 मंथ्स तक हम देते हैं। ये इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट टाइप है, बिकॉज टीबी डिजीज का कॉन्टैक्ट टाइम 1 साल का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client who is receiving prednisolone, which among the following is the most important nursing intervention? अगर किसी पेशेंट को प्रेडनिसोलोन नामक ड्रग दी जा रही हो तो नीचे बताए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा जरूरी नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन ए, check the urine output hourly. Option B, check hourly urine specific gravity. Option C, check blood sugar hourly. Option D, check blood level of the drug. The right answer is option C, check blood sugar hourly. जिन पेशेंट्स को आप प्रेडनिसोलोन नामक ड्रग दे रहे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा तेजी से ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए हमें हर 1 घंटे के अंदर क्लाइंट का ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए। ये यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात रहेगी। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को प्रेडनिसोलोन नामक ड्रग दी जा रही होती है उन्हें कभी भी इस मेडिसिन को अचानक से लेना बंद नहीं करना चाहिए। अगर किसी क्लाइंट द्वारा इस ड्रग को अचानक से स्टॉप कर दिया जाता है तो उसके अंदर एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन की डेफिशिएंसी हो सकती है। एक बार फिर से समझिएगा, हमारे बॉडी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है और इस एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड आदि हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस में मजबूत बनाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इस ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो जाएगी। जिन लोगों में ये ग्लैंड अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही होती है
तो इस ग्लैंड के द्वारा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स बनाए जाते हैं उन्हें हम बाहर से तैयार करके बॉडी को देते हैं और उसी स्टेरॉइड हार्मोन का एक टाइप है प्रेडनिसोलोन ड्रग। अगर इस हार्मोन को आप अचानक से लेना बंद कर देंगे तो आप में एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन की कमी हो जाएगी और इससे आप में बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस भी हो सकती हैं। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर के द्वारा तैयार किए जाने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का ही रूप है प्रेडनिसोलोन ड्रग, जिसे हम बाहर से तैयार करके शरीर में आवश्यकता अनुसार एडमिनिस्टर करते हैं। इस प्रेडनिसोलोन नामक स्टेरॉइड ड्रग का इस्तेमाल अर्थराइटिस, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रॉब्लम्स, स्किन आई कंडीशन, एलर्जिक रिएक्शन जैसे अस्थमा आदि इन सब के ट्रीटमेंट में हम करते हैं। Next question. Which of the following value is considered normal for intracranial pressure? आपको नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है ये बताना है। 0 से 15 mm ऑफ Hg, 25 mm ऑफ Hg, 35 से 45 mm ऑफ Hg, 120/80 mm ऑफ Hg। The right answer is ऑप्शन ए। किसी भी क्लाइंट के अंदर ब्रेन के अंदर फ्लूइड का कितना प्रेशर है उसे हम आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर के नाम से जानते हैं और एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन के अंदर ये 0 से 15 mm ऑफ Hg या यूं कहें 5 से 15 mm ऑफ Hg के बीच रहना चाहिए, ये इसका नॉर्मल है। अगर किसी क्लाइंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर 20 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होने लगता है तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन कॉज कर सकता है। क्लाइंट के अंदर एबनॉर्मल सिम्टम्स हो सकते हैं, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर हो सकता है, ब्रेन पर कंप्रेशन पड़ने के कारण ब्रेन स्टेम में हर्निएशन तक हो सकता है और इवन उसकी डेथ तक हो सकती है। सो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज 5 to 15 mm ऑफ Hg। Next question is आशा वर्कर्स परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग थ्रू। किसी भी आशा वर्कर की परफॉर्मेंस को आप कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? अपकमिंग राजस्थान सीएचओ के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन 1, नंबर ऑफ डिलीवरीज अटेंडेड, आशा वर्कर के द्वारा कितनी डिलीवरीज अटेंड की गई। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ विजिट्स, उसने कितनी विजिट की हैं। ऑप्शन सी, रिडक्शन इन आईएमआर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में कमी कितनी आई है। ऑप्शन डी, नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स अटेंडेड, उसने अपने ट्रेनिंग के कितने घंटे अटेंड किए हैं। किसी भी आशा वर्कर की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी, इन सभी का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? The right answer is ऑप्शन बी। आशा वर्कर अपने विलेज के अंदर किसी अफेक्टेड पर्सन से कितनी बार मिली, कितनी बार उसे घर जाके उसने देखा, ये नंबर ऑफ विजिट उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अपकमिंग एग्जाम के अंदर आशा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, नोट करिएगा। एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये आशा का फुल फॉर्म होता है। आशा का अपॉइंटमेंट जो है विलेज लेवल पर होता है और हर 1000 की
आबादी पर एक आशा को अपॉइंट किया जाता है। ये चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है। शॉर्ट में लिख देंगे इसे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती हैं, ये बेसिकली नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का पार्ट है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्टेड? सबसे पहला पल्स पोलियो प्रोग्राम का राउंड किस समय शुरू किया गया था? दिसंबर 1944 में, दिसंबर 1995 में, जनवरी 1994 में, नवंबर 1996 में? The right answer is option B, in December 1995 में। पल्स पोलियो प्रोग्राम दिसंबर 1995 में शुरू किया गया था और इस प्रोग्राम के तहत 0 से 5 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, जो कि बच्चे को पोलियो यानी पोलियोमाइलाइटिस डिजीज कंडीशन से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which called gateway of pain according to principle of pain sensation? पेन सेंसेशन के प्रिंसिपल के अनुसार गेटवे ऑफ पेन किसे कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस, क्रेनियल नर्व? The right answer is option A, spinal cord. गेटवे कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन के अनुसार जब भी हमारे शरीर में किसी जगह पर पेन सेंसेशन होता है, पेन जनरेट होता है, तो ये पेन सिग्नल डायरेक्टली ब्रेन तक नहीं पहुंचते, इन्हें कई सारे गेटवे से होकर गुजरना होता है। और इन गेटवे से गुजरते समय जो ये गेटवे है, ये निर्धारित करता है कि ये पेन सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए। और इस न्यूरोलॉजिकल गेट्स का नाम है स्पाइनल कॉर्ड। एक बार फिर से इस पूरी बात को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई पेन सेंसेशन या पेन का इम्पल्स हमारे बॉडी में किसी भी हिस्से में जनरेट होता है, तो ये पेन का मैसेज या इम्पल्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आता है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद न्यूरोलॉजिकल गेट्स इस चीज का निर्धारण करते हैं कि ये पेन सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचना चाहिए या नहीं। इसी वजह से स्पाइनल कॉर्ड को हम गेटवे ऑफ पेन के नाम से जानते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ऑप्शन बी, अल्टीमेट नर्सिंग इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ऑप्शन सी, यूनाइटेड नर्सिंग इंडियन चाइल्ड इमरजेंसी फंक्शन। ऑप्शन डी, यूनिक नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। प्रीवियस एग्जाम में इस फुल फॉर्म को
पूछा गया है। यूनिसेफ। यस, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, या इसे चाइल्ड इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनिसेफ की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1946 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A lesion in the occipital lobe of cerebrum affects। अगर ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में लीजन हो जाए, घाव हो जाए, तो इसके कारण कौन सा फंक्शन प्रभावित हो सकता है? विजन, स्पीच, हियरिंग, पर्सनैलिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विजन। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। हमारे ब्रेन में जो ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा होता है उसे हम ऑक्सीपिटल लोब के नाम से जानते हैं। और इस एरिया में यदि कोई लीजन हो जाए, कोई घाव हो जाए या कोई चोट लग जाए, तो उससे क्लाइंट का विजन इम्पेयर हो सकता है, व्यक्ति को दिखना बंद हो सकता है। हमारे ब्रेन के अंदर हर लोब का अलग फंक्शन होता है। आइए इनके बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट को जान लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीपिटल का हमने आपको बताया विजन से रिलेटेड फंक्शन होता है। वहीं अगर ऑडिटरी फंक्शन की बात की जाए, सुनने की क्षमता की बात की जाए, तो ये टेम्पोरल लोब में लोकेटेड होता है। ऑल्फैक्टरी एरिया हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब में होता है, जो कि सूंघने की क्षमता को निर्धारित करता है, स्मेलिंग पावर को निर्धारित करता है। गस्टेटरी एरिया पैराइटल लोब्स के अंदर होता है। गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट से रिलेटेड। इसके अलावा सोमेटोसेंसरी पैराइटल लोब एरिया में पाया जाता है। और मोटार एरिया से रिलेटेड फंक्शन ब्रेन के फ्रंटल लोब द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो जिस एरिया के अंदर जो सेंटर है वो प्रभावित होगा उस एरिया के अफेक्ट होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजुअल acuity may be assessed by using a Snell's chart if a patient has acuity of 6/12 in both eyes. This mean अगर किसी क्लाइंट में सेनाइल्स चार्ट का इस्तेमाल करते हुए विजुअल एक्यूटी का असेसमेंट किया जाता है और रिजल्ट में 6/12 विजन देखा जाता है दोनों आईज के अंदर, तो इस रिजल्ट का क्या मीनिंग है? विजुअल एक्यूटी का 6/12 होना ये किस बात को बताती है? ऑप्शन ए कहता है द पेशेंट कैन सी ट्वाइस एज वेल एज नॉर्मल। एक नॉर्मल व्यक्ति को जितना दिखाई दे रहा है उससे दुगना ये पेशेंट देख पाएगा। ऑप्शन बी कहता है द पेशेंट हैज डबल विजन। इस पेशेंट में डबल विजन प्रेजेंट है। ऑप्शन सी कहता है द पेशेंट हैज लेस देन नॉर्मल विजन। इस व्यक्ति का विजन नॉर्मल से थोड़ा कमजोर है। ऑप्शन डी कहता है द पेशेंट हैज नॉर्मल विजन। इस व्यक्ति की विजन यानी आई साइट बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में चाहे ये पूछा जाए या नहीं, लेकिन एज अ नर्स आपको इस जनरल चीज के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जब कोई व्यक्ति आपसे कहे कि उसका विजन 6/12 है,
तो इसका मतलब है कि उसकी आईसाइट पहले से वीक हो चुकी है, उसका नॉर्मल विजन नहीं है। इस चीज को थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप इसे भूले नहीं। देखिएगा इसे नेक्स्ट स्लाइड में लेकर समझते हैं। आपने कभी आईसाइट चेक करने वाले व्यक्ति के यहाँ एक इस प्रकार का चार्ट पेपर लगा देखा होगा। जब आप कभी भी स्पेक्स बनवाने जाते हैं, आई टेस्ट करवाने जाते हैं, तो सामने एक बोर्ड लगा होता है जिस पर कुछ लेटर्स लिखे होते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर वाला लेटर कुछ बड़ा साइज का होता है, उसके बाद उससे कुछ छोटे साइज के लेटर्स होते हैं, उसके बाद इससे नीचे फिर कुछ और छोटे साइज के लेटर्स होते हैं, फिर ये धीरे धीरे साइज छोटा होता चला जाता है। जो ये चार्ट लगा होता है, इस चार्ट को आप सेनेल्स चार्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं आप इसे? सेनेल्स चार्ट। और इस चार्ट का जो इस्तेमाल है हम विजुअल एक्यूटी के असेसमेंट में करते हैं। पर्पस क्या है इसका? टू असेस विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इसे याद रखने के लिए आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में डिस्टेंट विजन, यानी कि व्यक्ति को कितने दूर की चीज दिखाई दे रही है और साफ दिख रही है या धुंधली दिखाई दे रही है, इस चीज का असेसमेंट डिस्टेंट विजन असेसमेंट या विजुअल एक्यूटी टेस्ट कहलाता है। और इसे हम सेनाइल्स चार्ट द्वारा चेक करते हैं, जिसमें अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, काउंटिंग लिखी हो सकती है या फिर कोई डायग्राम बनाया हुआ हो सकता है, और जो टॉप पर डायग्राम होगा वो सबसे बड़ा अक्षरों का होगा और धीरे धीरे नीचे इनका साइज कम होता चला जाएगा। अब जिस क्लाइंट की आपको आईसाइट चेक करनी है, उसे, जैसे कि मान लीजिए ये वो पर्सन है जिसमें आपको आईसाइट चेक करनी है। अब इस पर्सन को इस चार्ट से, सेनाइल चार्ट से टोटल 6 मीटर की डिस्टेंस पर बिठाया जाता है और ये चार्ट जो है इस क्लाइंट के आई लेवल पर होना चाहिए। ये इसके आई लेवल पर होना चाहिए। यहाँ पर 6 मीटर कह सकते हैं आप इसे, या सिंपली आप यहाँ पर 20 फीट भी कर सकते हैं। 6 मीटर की डिस्टेंस या 20 फीट की दूरी पर पर्सन को आई लेवल पर पर्सन के आई लेवल पर इस चार्ट को रखा जाता है और फिर उसे इस चार्ट में दिखाए गए सभी अल्फाबेट्स को रीड करने के लिए कहा जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि ये व्यक्ति इस चार्ट में बताए गए कैरेक्टर्स को कितनी दूर तक कहाँ तक रीड कर पा रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर व्यक्ति सारी चीजों को जो कि यहाँ है उसे पूरा रीड कर लेता है, तो हम कहते हैं कि 6/6 की इसकी आईसाइट है, यानी इसका विजन नॉर्मल है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि अगर किसी क्लाइंट का विजन 6/12 है तो इसका क्या मतलब होता है। तो आप ये मान के चलिएगा, इसका मतलब है कि एक नॉर्मल पर्सन जो चीज 12 मीटर की दूरी से पढ़ पा रहा था, ये पर्सन उसे 6 मीटर की दूरी से ही पढ़ पाएगा। समझ गए आप बात को? देखिएगा, फिर से देखिएगा। अगर मान लीजिए आप हैं, जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आप यहाँ खड़े हैं और 12 मीटर की दूरी पर एक कोई पोस्टर लगा है जिसके ऊपर कुछ एड्स लिखे हैं। आप इसे 12 मीटर की दूरी पर खड़े होकर रीड कर पा रहे हैं। वहीं पर आपके साथ एक और फ्रेंड है जिसकी आंखें कमजोर हैं। अब ये आपका फ्रेंड आपके साथ ही खड़ा था, लेकिन वो इस चार्ट को आपके बराबर की दूरी पर खड़ा होकर नहीं पढ़ पा रहा था। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा आगे चला जाता है, चार्ट के पास जाता है 6 मीटर, और अब ये इस चार्ट को 6 मीटर की दूरी पर खड़ा होके रीड कर पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आपके इस फ्रेंड जिसकी आंखें कमजोर हैं, इसका विजन 6/12 है।
यानी कि आप 12 फीट की दूरी पर खड़े होकर 12 मीटर की दूरी पर खड़े होकर जिस चीज को पढ़ पा रहे थे, आपके दोस्त जिसकी आंखें कमजोर हैं वो उसे 6 मीटर की दूरी पर जाकर पढ़ पा रहा है। सो इसका यही मीनिंग होता है 6/12 आई साइट का। एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज वे में फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज याद हो जाए। सेनाइल चार्ट क्या होता है? सेनाइल चार्ट एक ऐसा पोस्टर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर अल्फाबेट्स या कोई भी ड्राइंग इमेज बनाई जाती हैं, जिसे पर्सन 6 मीटर या 20 फीट की दूरी पर रहकर रीड करता है। सेनाइल चार्ट का इस्तेमाल विजुअल एक्यूटी के असेसमेंट या डिस्टेंट विजन को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an important condition causing renal calculi, इनमें से किस कंडीशन में रीनल कैल्कुलाई होते हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल ट्यूमर्स, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन। The right answer is option C, hyperparathyroidism। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको दो हॉर्मोन्स के बारे में जानना पड़ेगा। एक है कैल्सिटोनिन और एक होता है पैराथायरॉइड हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। मान लीजिए आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगी, ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगी। जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, तुरंत कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन क्या करेगा, ब्लड से कैल्शियम को लेकर बोन को दे देगा, बोन को ले जाकर ये कैल्शियम देगा और वहां पर ये कैल्शियम स्टोर हो जाएगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होने लगी, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होने लगा, तो तुरंत हमारी बॉडी पीटीएच हार्मोन यानी पैराथायरॉइड हार्मोन का स्त्रावण करेगी और इस हार्मोन के इफेक्ट के कारण बोन के अंदर मौजूद कैल्शियम वहां से निकलकर ब्लड में आ जाएगा और इससे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल मैनेज हो जाएगा। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, जबकि पैराथायरॉइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की कमी होने पर बोन से कैल्शियम लाकर ब्लड को देता है। और अगर हमारे शरीर में हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होता है यानी पैराथायरॉइड ग्लैंड अपना एक्सेसिव फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जिसके कारण पैराथायरॉइड हार्मोन भी ज्यादा सिक्रीट होगा और ज्यादा पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रीट होने के कारण ब्लड के अंदर लगातार कैल्शियम का लेवल बढ़ता जाएगा और ब्लड में जब ये कैल्शियम ज्यादा मात्रा में होगा तो ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर एक्यूमुलेट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, जिसके कारण कैल्शियम स्टोन फॉर्मन हो जाएंगे, कैल्शियम के स्टोन बनने लगेंगे। और यही वजह है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हाइपर पायराथायरॉयडिज्म कंडीशन में रीनल कैल्कुलाई बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the drug used by health workers in the management of acute respiratory illness is। acute respiratory illness को मैनेज करने के लिए इनमें से कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाती है? एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस का मतलब है अचानक आने वाली रेस्पिरेटरी कंडीशन। एक्यूट का मतलब होता है अचानक और इसका ऑपोजिट होता है क्रॉनिक, यानी कि कोई भी कंडीशन जो कि धीरे धीरे डेवलप होती है, थोड़ा थोड़ा करके कोई डिजीज होता है। आपके ऑप्शंस हैं कोट्राइमोक्साजोल, ऑप्शन बी है क्लोरामफेनिकॉल, ऑप्शन सी है बेंजाइल पेनिसिलिन, ऑप्शन डी है जेंटामाइसिन।
The right answer is option A. एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस को मैनेज करने के लिए हम कोट्राइमोक्साजोल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। कोट्राइमोक्साजोल दो मेडिसिन के एक साथ मिलने से बनती है। इसमें ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल नामक साल्ट इंक्लूडेड रहते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा। ट्राइमेथोप्रिम and sulfamethoxazole. ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल ये दोनों मिलकर कोट्राइमोक्साजोल नामक ड्रग बनाते हैं, जो कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इट इज़ अ एंटीबायोटिक मेडिसिन, और हम सभी जानते हैं कि एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया के अगेंस्ट किया जाता है। इस कोट्राइमोक्साजोल ड्रग के द्वारा हम अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन आदि के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सभी इन जगहों पर काम आने वाली मेडिसिन है। क्लोरामफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम कर सकती है। पेनिसिलिन फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी, और जेंटामाइसिन ड्रग देने से पहले रीनल फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, बिकॉज इसका एक्सक्रीशन किडनी द्वारा यूरिन फॉर्म में ही किया जाता है। ये एमिनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है, और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।